दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या वाकई सरकार किसानों को सब्सिडी देती है? क्या वाकई सरकार किसानों से कोई टैक्स नहीं लेती है? या फिर सब्सिडी के नाम पर कॉरपोरेट इंडस्ट्री और बड़े व्यापारियों को वह सब्सिडी किसानी के जरिए चली जाती है क्या? और जो टैक्स वसूली है वह इस देश के भीतर में हर प्रोडक्ट के जरिए सरकार इतना वसूलती है कि वह बताने से घबराती है क्या? और इस देश में नौकरी पेशा लोगों को जो टैक्स की रियायत जो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के दायरे में आते हैं, उससे ज्यादा क्या वाकई किसानों को दी जाती है? या फिर एक आम नागरिक की तर्ज पर किसानों को ट्रीट किया जाता है? और इस देश के भीतर में किसान कितना कमा पाता है, इसकी भी जो लकीर सरकार ने खींची है वह इतनी न्यूनतम है कि ना तो सरकार इस देश में किसी तरीके की कोई सब्सिडी किसानों को देती है और ना ही यह कहने का हक उसे है कि वह टैक्स भी नहीं लेती है। हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को समझ जाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं यह देश टैक्स पेयर के पैसे से चलता है और टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ इस देश के 6 करोड़ 30 लाख जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं उनके पैसे से नहीं चल सकता है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई रकम जो टैक्स की है वह तकरीबन 5.5 लाख करोड़ की है और इस देश में सरकार ही अपने ऊपर 10.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर देती है, तो बाकी पैसे कहां से आते होंगे? जीएसटी को भी टैक्स ही मानिए जो अलग अलग जगहों से वसूली की जाती है। जो कॉरपोरेशन टैक्स है वह भी वसूली की जाती है। इस देश में जो सर्विस टैक्स है वह भी वसूली की जाती है। जो सेस लगाया जाता है वह भी जनता से ही वसूला जाता है और जनता के दायरे में किसान भी आता है। दरअसल यह कोई चक्रव्यूह नहीं है, लेकिन सरकार जब बताना शुरू करती है कि हमने सब्सिडी दे दी, हमने टैक्स नहीं लिया, तो इसके मतलब और मायने क्या है? हमें लगता है कि आज इसे परतों में खोलने की जरूरत है और यह भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस देश को चलाते हुए सरकार जब लोकतंत्र के गीत गाती है तो बीते 6 बरस में लोकतंत्र के गीत जिस महकमे, जिस मिनिस्ट्री, जिस डिपार्टमेंट से गाए जा सकते हो उनका बजट 100% से ज्यादा इसी दौर में बढ़ा है। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इस दौर में सत्तानुकूल हो गए लेकिन जनता के साथ वो नहीं खड़े नजर आते हैं? एक लाइन से देखिएगा, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री के मातहत आने वाले पुलिस के ऊपर का बजट कितना बढ़ गया, किस रूप में बढ़ गया? क्या किसी ने इस बात पर ध्यान दिया कि आखिर उसी का बजट क्यों बढ़ जाता है और उसी को ज्यादा बजट में हिस्सेदारी क्यों मिल जाती है, जो सरकार के लिए काम करते हुए जनता को इस बात का एहसास कराए कि हमको आप कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन मान लीजिए लेकिन हम काम तो सरकार के लिए करेंगे। तो शुरू में एक बात समझ लीजिए, एक अच्छी किताब आई है, एक छोटी सी किताब आई है बुकलेट की तर्ज पर। यह बीएचयू से आईआईटी किए हुए शख्स हैं सौरभ कुमार शुक्ला। उन्होंने शुरुआत में एक बात लिखी कि इस देश के भीतर में सबसे कम कीमत में पार्ले जी बिस्कुट मिलता है 5 रुपए का, उसमें भी 76 पैसे टैक्स के तौर पर सरकार वसूलती है। उसमें से 36 पैसे चले जाते हैं, 38 पैसे चले जाते हैं राज्य के पास, 38 पैसे आ जाते हैं दिल्ली यानी मोदी सरकार के पास। सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली पेट्रोल डीजल में ली जाती है। 100 रुपए अगर पेट्रोल डीजल है तो उसमें 40 रुपए चले जाते हैं मोदी सरकार के पास, 23 रुपए चले जाते हैं स्टेट के पास। यानी हर जगह आपको टैक्स देना है और यही टैक्स कलेक्शन से यह देश चलता है। हमें लगता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में आपको एक लकीर खींची और बताना शुरू करें, उससे पहले किसानों का जिक्र आज बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भ्रम फैलाया जाता है कि किसानों को टैक्स माफ कर दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसानों को जो टैक्स की रियायत है, अगर उसको प्रति महीने 5,000 रुपए से ज्यादा की कमाई होगी खेती से, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। अब आप सोचिए, सरकार ने भी मान लिया कि खेती से कमाई 5,000 रुपए से ज्यादा किसानों की हो ही नहीं सकती है। और यकीन जानिए, इस देश के भीतर में जब औसत आय निकलकर किसानों की आती है तो उसमें सिर्फ फसल की कीमत की कमाई नहीं होती है, बल्कि उसमें मजदूरी की कमाई होती है, बल्कि उसमें पशुधन भी आता है। और मजदूरी और पशुधन खेती के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार ने जो इनकम टैक्स रियायत की लकीर खींची है उसमें 2-3 बातें बहुत साफ है किसानों के लिए। 5,000 से कम आपकी अगर आय है तो फिर आपको
टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, यानी महीने भर में 60,000 की कमाई, तो एक मिडिल क्लास में नौकरी पेशा करने वाला भी तो अगर उतना कमाता है तो उसे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, खेती की जमीन से अगर आपकी कमाई होती है और वह भी अगर 5,000 से कम है तो भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यही स्थिति अगर आइएगा रोजगार, जो नौकरी पेशा लोग हैं जो शहर में रहते हैं, उनका तो एक लकीर खींची गई है 2.5 लाख से 3 लाख, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। यही चीज किसानों पर भी लागू है। यानी किसानों की आय सिर्फ फसल के जरिए इतनी हो ही नहीं सकती है, तो किसानों की लकीर और नीचे ले आई गई। लेकिन उन सब के बावजूद भी किसान जो कमाता है, जो खास तौर से फसल से कमाता है, जब पेड़ को वो उगाता है तो पेड़ को दोबारा काटता और उगाने की प्रक्रिया में जो कमाई होती है, जो वो बीज बेचता है अपनी फसल के जरिए निकालकर, उस पर भी टैक्स माफ हो जाता है। फसल बेचने की स्थिति में फूल लता जो निकलती है, क्रिल्स जिसको कहते हैं, उससे भी जो कमाई होती है उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। किसी को अगर आपने जमीन दे दी और उस जमीन पर उसने फसल उपजाई और उसके बाद जिस कॉन्ट्रैक्ट लेब का जिक्र हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें उससे जो आपको किसान को जो पैसा मिलेगा उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें देखिए 5,000 के नीचे की परिस्थिति को जी रही है, या मैक्सिमम 2.5 लाख से 3 लाख। अगर आपकी उम्र, किसान की उम्र 60 बरस तक है तो वो लगभग 2.5 लाख उसको माफ है आय के जरिए, और अगर 60 साल से ऊपर है तो 3 लाख तक उसको माफ है। यही स्थिति तो नौकरी पेशा वाले लोगों में है। लेकिन एक दूसरी स्थिति में आइए, किसानी के दायरे में पोल्ट्री फार्मिंग नहीं आती है, किसानी के दायरे में बीज को पालकर जो शहद निकाला जाता है वह भी नहीं आता है, जो अचानक कोई पेड़ निकल आता है और उस पेड़ को जब लकड़ी को कटवाते हैं, बेचते हैं, वह भी किसानी के दायरे में नहीं आएगा। डेयरी फार्मिंग भी किसानी के दायरे में नहीं आती है। समुद्र के किनारे जमीन है तो उस पर जो नमक आ जाता है, उस नमक को बेचिएगा तो वह भी टैक्सेबल है। ऐसा नहीं है कि वो नॉन टैक्सेबल है। जो आप फसल को जब बेचते हैं, खड़ी फसल को जो बेचा जाता है, वह भी टैक्स के दायरे में आएगा। खड़ी फसल अगर आपने बेच दी तो, या फिर किसी इलाके में वहां पर माइनिंग का काम चलता है तो खादान अगर उस इलाके में आ गई तो वह भी टैक्सेबल होगा। जो बटर चीज कि जो बनाया जाता है उसको भी बेचेंगे तो वह भी टैक्स के दायरे में आता है। जो फार्म हाउस होते हैं उसमें मान लीजिए जो खेत होते हैं उसमें कोई टेलीविजन सीरियल वाला पहुंच गया, बोला हम शूटिंग करेंगे, आपको पैसे देंगे, वो पैसे भी टैक्स के दायरे में आएंगे। यानी कोई भ्रम ना रखिए कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं तो इस देश को टैक्स नहीं देते हैं। किसान इस देश को एक आम नागरिक की तरह जो नौकरी पेशा करता है उसी तरीके से टैक्स देता है। और जो टैक्स नहीं देने की लकीर खींची गई है इस देश में मिडिल क्लास को लुभाने के लिए, उससे ज्यादा बोझ उसको हर खेती से जुड़े प्रोफेशन के जरिए जो हमने लिस्ट पूरी बताई उसमें बहुत साफ तौर पर पड़ता है। यानी 5,000 रुपए से ज्यादा की कमाई टैक्सेबल हो जाएगी, यानी 60,000 रुपए एक साल की कमाई से ज्यादा टैक्सेबल के दायरे में आएगी। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आएगा कि आपकी कमाई अगर 2.5 लाख तक है, इस देश में आपको रियायत मिल गई है तो मिल जाएगी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जो सरकार बार बार सब्सिडी का जिक्र करती है, आपको जानकर यहां भी हैरत होगी, सब्सिडी तो दी जाती है वो सरकार की अपनी योजनाओं के जरिए है जो दिखाती है, किसानों को नहीं दी जाती है। किसानी के नाम पर उन पैसे वालों को दे दी जाती है जो कि इस देश में किसानी से जुड़ना चाहते हैं। यह खेल क्या है? सब्सिडी में जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, राज्य सरकार 100% ग्रांट देती है, जिसके मातहत जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें किसान शामिल हो जाए। बड़ा मुश्किल सवाल है। किसान खेती करने निकला है या सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं में अपने आप को झोंक दे, क्योंकि खुद सरकार कहती है इस देश के भीतर में 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले लोग जो हैं वो 92% तक है। यानी तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बनाया गया जिसमें इस देश को हर किसी को भोजन मिल सके, उसमें जो दिया जाता है, उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, अब आप सोचिए उसमें सब्सिडी इस आधार पर दी जाती है कि आप खेती करते वक्त ज्यादा उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाएं, आधुनिकीकरण करें। यानी मोनसेंटो बीज आपने ले लिया तो आपको कुछ सब्सिडी मिल जाएगी। आपने अगर केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज कर लिया खेती को बढ़ाने के लिए तो सरकार सब्सिडी दे देगी। अब सवाल है कि जो बीज बेचने वाली कंपनियां हैं उनका टर्नओवर देखिए, जो फर्टिलाइजर बेचने वाली बड़ी कंपनियां उनको भी सरकार रियायत दे देती है और उनसे समझौता करती है और किसानों को कहती है, प्रवोक करती है कि आप इनसे माल को खरीदिए। यह
एक दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार सब्सिडी देती है, वह तो गजब का खेल है। और उसमें जरा समझना चाहिए कि खेती की जमीन पर जो भंडारण के लिए गोडाउन्स बनाया जाता है, उसमें सब्सिडी दी जाएगी। उसमें कोई कॉर्पोरेट भी बना सकता है, जो जिक्र बार बार आता है ना कि अडानीज ने यहां पर बना लिया खेती की जमीन, सरकार ने उनको दे दी, उस जगह पर आप गोडाउन्स क्रिएट कर दीजिए, तो वहां पर 25 से 33% की सब्सिडी सरकार उन्हें दे देगी। किसान तो बना नहीं पाएगा, वो भंडारण बनाएगा या फसल उपजाएगा। यहां पर भी मामला गड़बड़ हो गया। इसके अलावे कहा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन, खास तौर से जो ईस्टर्न इंडिया स्कीम है सरकार की, उसके लिए लगभग भंडारण के कॉस्ट में सरकार 50% की रियायत सब्सिडी देगी। किन्हें देगी? किसान क्या भंडारण बनाएगा? भंडारण करने की स्थिति में किसान है, तो जो कंपनी बनाएगी, जो कॉर्पोरेट बनाएगा, उसको रियायत मिल जाएगी। उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो भी मार्केटिंग का खर्च होगा, किसान क्या मार्केटिंग करने निकलेगा? तो जो कंपनी मार्केटिंग करेगी उसको 25 से 33% की रियायत मिल जाएगी। और मान लीजिए किसी कम्युनिटी ने अपनी जमीन दे दी एग्रीकल्चर के भंडारण के लिए, तो उसको 100% वहां पर रियायत दे दी जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई कॉर्पोरेट गया किसी समुदाय विशेष के पास कि आपकी जमीन हम लेना चाहते हैं, यहां पर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे खेती के लिए, यहां पर हम आधुनिक बीज लेकर आएंगे, यहां के जरिए हम किसी ना किसी रूप में एक बड़े से वेयरहाउस बनाएंगे जिसको गोडाउंस कहते हैं, आपको यहां पर रियायत मिल जाएगी। अब उसको क्या रियायत मिलेगी? उस कंपनी को रियायत मिलेगी। वह जिस कीमत को देगा, वह कीमत अगर 5,000 से ज्यादा की होगी प्रति महीने की, उस पर टैक्स लग जाएगा। इसके अलावे हॉर्टिकल्चर पे रियायत सरकार जरूर देती है और यह बताती है कि उसमें सब्सिडी हम देंगे उन प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए। बेहतर बनाने का मतलब फिर सीड्स और फर्टिलाइजर से जुड़ गया। सवाल यह है कि इस सारी प्रोसेस में सब्सिडी के दूसरे हिस्सों में आएंगे तो सरकार जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का जिक्र करती है 80,000 करोड़ तक का, वह बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है। सरकार जो इरिगेशन सब्सिडी, सिंचाई का जिक्र करती है कि कैनाल बनाएंगे, डैम बनाएंगे, जो पंप सेट लाएगा, जो चीप सस्ते में इरिगेशन इक्विपमेंट देगा, ये किसान तो देगा नहीं, कंपनीज देंगी। और कैनाल और डैम बनाने की स्थिति में भी प्राइवेट कंपनी रहेगी, उनको सब्सिडी मिलेगी। और इस नाम पर कि देखिए इन्होंने इरिगेशन के लिए चीजें क्रिएट कर दी हैं। जो पावर सब्सिडी होती है वह कह रही है कि हम देंगे। पावर सब्सिडी भी सरकार के बजट के उस हिस्सेदारी में आती है जिसमें सरकार यह कहती है कि अगर हम किसानों को इतना पावर दे रहे हैं तो इस पावर की कीमत की जो वसूली है वह प्रोडक्शन कॉस्ट से जब तुलना कीजिएगा तो वह उसके ऊपर रहती है, मार्केट प्राइस से वो जरूर कम में आती है। तो लाभ किसे हो रहा है, घाटा किसे हो रहा है? किसानों से जो रियायत दी जा रही है, इसके बाद सीड बेचने पर इस देश में सब्सिडी है। सीड किसान बहुत नहीं बेचता है, ज्यादातर सीड मल्टीनेशनल कंपनियां इस दौर में आ गई और देश के भीतर में सीड से जुड़ी हुई लगभग 28 कंपनियां हैं जिनकी लिस्टिंग जो है वह सेंसेक्स और शेयर बाजार में है। किसान तो शेयर बाजार में नहीं आया है, उनको यह रियायत मिल जाती है। जो एमएसपी और जो प्राइस जो एफसीआई प्रोक्योरमेंट करता है उस पर सरकार सब्सिडी का जिक्र करती है, यानी पीडीएस सिस्टम को लेकर। पीडीएस सिस्टम सरकार ने डेवलप किया है, जो खाद्य मिशन जो उसका था, सबको खाद्य सुरक्षा मिल जाए, इसके मातहत था, वो सरकार की योजना है, उसमें भी किसान नहीं जुड़ पा रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी जो है, जिसमें सरकार कहती है हमने गांव में सड़क बना दी, हमने भंडारण बना दिया, हमने बिजली की पोल लगा दिए, हमने बाजार क्रिएट कर दिया। आप जब विदेश जाते हैं तो बंदरगाहों के जरिए सामान बेचते हैं, हमने बंदरगाह क्रिएट कर दिया। उसको भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसको भी सरकार सब्सिडी के हिस्से में ले आती है। और एक्सपोर्ट करने में भी सरकार, अब किसान एक्सपोर्ट करेगा या व्यापारी एक्सपोर्ट करेगा या फिर कौन एक्सपोर्ट करेगा इस देश के भीतर में? तो सरकार छोटे और सीमांत तो दूर, किसी भी स्तर पर इस देश के किसानों को कौन सी सब्सिडी दे रही है, यह भी एक बड़ी दूर की गोटी है। क्योंकि इस देश के भीतर में जब आप फसल ले जाएंगे, अपने गांव से निकलेंगे और अपने जिले की मंडी या अपने इलाके की मंडी में नहीं बल्कि दूसरी जगह पर जाएंगे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी जीएसटी लग जाएगा 12.5%, ट्रांसपोर्टेशन पे भी। तो फिर कौन सी सब्सिडी और टैक्स वसूली का जो जिक्र है। अब आप ये सोचिए कि नाबार्ड जो लोन देता है वो ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी पर देता है, ट्रैक्टर के कॉस्ट पे देता है, ट्रैक्टर की मशीनरी के कॉस्ट पर देता है और बेचने वालों को भी रियायत दी जाती है। कंपनियों के साथ डील होता है, कंपनियों को कहा जाता है कि आप
इतना प्रोडक्शन अगर करेंगे इस रूप में, किसान अगर लेगा, तो किसान को हम 25% अगर मान लीजिए रियायत दे देते हैं, तो उस रियायत के हिसाब से आप जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कितना बताएंगे और किस रूप में बताएंगे, जिससे आपको घाटा ना हो और किसान को लगे कि हमने इतनी रियायत दे दी है। बड़ा क्लियर कट है। सरकार एक ऐसी भूमिका में आ जाएगी जहां पर वो आपको बिचौलिए की भूमिका लगेगी, यानी बाजार के भीतर में आड़ती असल जो है वो सरकार ही अपने आप को खड़ा कर लेती है। यही है कमीशन की नई स्थिति। सवाल ये नहीं है कि आपने मंडी के भीतर आड़तियों को खत्म किया, आपने खुद को व्यापारी कॉरपोरेट के बीच में आड़ती बनाकर खड़ा कर लिया। हम इन बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर चीज का बोझ इस देश के आम नागरिक पर पड़ता है और किसान उससे हटकर नहीं है। शहर में रहने वाले लोग ये ना सोचे, मसलन मान लीजिए एलपीजी कॉस्ट हो गया। एलपीजी 30 नवंबर को पिछले साल उसकी कीमत थी 594, 1 जनवरी को उसकी कीमत हो गई 694 रुपीज, 25 फरवरी को उसकी कीमत हो गई 794 रुपीज, 1 मार्च, आज 2 तारीख है, आज की तारीख हो गई 819 रुपए। अब आप देखिए 594 रुपए से 819 कितने दिनों में, सिर्फ 2 महीने के खेल में, 3 महीने के खेल में यह 300 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। इसके क्या मतलब है? यह पैसा कौन दे रहा है और इस पैसे को क्या किससे जोड़ा जाए? टैक्स से ही जोड़ा जाएगा, सरकार वसूल कर रही है। इसके ठीक पैरेलल में पेट्रोल डीजल लेकर आएगा तो हमें लगता है कि उसके सफर को देखें। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, 2015 का जिक्र हम करते हैं, उस समय पेट्रोल की कीमत थी 56 रुपए 49 पैसे। 2017 में उसमें बढ़ोतरी हुई 65 रुपए 69 पैसे। 2019 में और बढ़ोतरी हुई 75 रुपए 14 पैसे। 2021 आज की तारीख में 100 रुपए पार है। यह पैसा कहां पर चला गया? उसमें भी आप टैक्स दे रहे। कोई भी सामान, इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो मजदूर हो या किसान हो या फिर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, हर को टैक्स देना है क्योंकि यह सरकार टैक्स से चलती है। और इस सरकार की टैक्स वसूली का चक्कर जरा यह समझ लीजिए, इनकम टैक्स जिसका जिक्र करते हैं 6.5 करोड़ लोग देते हैं, 6 करोड़ 30 लाख लोग, वह देंगे इस बजट के हिसाब से सिर्फ 5 करोड़ 61 लाख रुपए। जीएसटी कलेक्शन दिखाया गया है 6 करोड़ 30 लाख रुपए। जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो दिखाया गया 5 करोड़ 47 हजार करोड़, यानी इन तीनों को मिला दीजिएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉरपोरेशन टैक्स, तो लगभग 17.5 लाख करोड़ हो जाते हैं। और उसके बाद जो सर्विस ली जाती है, एनर्जी सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं, पावर यूज करते हैं, तो आप हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। इनसे वसूली सरकार करती है 92,000 करोड़। इसके अलावा आइए सड़क पर आ जाइए, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी आप ही से जनता से लेती है, दूसरे सेस भी लेती है। कुल सेस सरकार जो वसूल करती है वो तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। जो एक्साइज टैक्स है, कस्टम टैक्स है, ये लगभग 2.5 लाख करोड़ है। यानी इन सबको जब आप मिला दीजिएगा तो आप देखिएगा कि तकरीबन 22 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार टैक्स, सर्विस टैक्स, सेस और कस्टम एक्साइज से वसूल करती है। सब कुछ तो जनता को देना पड़ रहा है। यहीं से असल बात शुरू होती है कि सरकार खुद पे कितना खर्च कर ले जाती है। और यह जो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं किसानों के हक में बोल पा रहा है, सीबीआई क्यों वैसी जगहों पर छापा मारती है जहां पर यह लगने लगता है कि यह किसानों के हक में बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों इस बात को ध्यान नहीं देता है कि वह इलेक्शन पर कम से कम खर्चा करे, हमें लगता है ये आज समझने की इसलिए जरूरत है। पहले सरकार का समझ लीजिए, सरकार अपने ऊपर जो सैलरी और अलाउंस पे खर्च करती है वो लगभग 2,60,000 करोड़ है। सरकार जो अपने एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, जिस बड़ी बड़ी लुटियंस की दिल्ली में देखिएगा, ये कृषि भवन है, ये उद्योग भवन है, ये राष्ट्रपति भवन है, ये साउथ ब्लॉक है, ये नॉर्थ ब्लॉक है, दुनिया भर के एस्टैब्लिशमेंट पर इस पे भी खर्च 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है। और मिनिस्टर्स और उनके डिपार्टमेंट पे खर्च जो है ये लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। अब इसके भीतर में और घुसिए, देश के भीतर में कितनी आय किसानों की बढ़ी है पिछले 20 साल के भीतर में, अगर आप उसको गिनना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी। 2000 में, सन 2000 में इस देश में किसानों की जो आय थी और 2021 में जो आय है, प्रति किसानों की आय इस देश में औसतन जो बढ़ पाई है प्रति साल के हिसाब से, वह सिर्फ 100 रुपए से लेके 350 या 450 रुपए तक बढ़ पाई है। पंजाब में उतनी बढ़ी और छोटे जगहों पर 100 रुपए भी नहीं बढ़ पाई। यह इस देश का सच है। लेकिन अगर 20 साल में इतनी ही बढ़ पाई और मजदूरों की जो न्यूनतम आय थी उसमें जो बढ़ोतरी देखिएगा वह भी आपको औसत निकल के आएगा 75 रुपए बढ़ पाई है।
मजदूर किसान का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है ब्यूरोक्रेसी का जिक्र भी करना चाहिए यहां पर, जो खास तौर से क्लर्क स्तर पे काम करते हैं या फिर जो देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, सबको एक ही कैटेगरी में ले आइए। उनका जब आप औसत निकालना शुरू करेंगे, उनके ऊपर कितना बजट दिया जा रहा था और कितना बजट बढ़ गया उनको लेकर, तो वह भी जब निकल कर आएगा तो आपके सामने आएगा 12% का इजाफा हुआ है। लेकिन हमें लगता है आज हम आपको एक नई चीज बताते हैं जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार खर्च कहां पर करती है। सबसे पहले जिक्र हमको लगता है इस बात का किया जाए कि खास तौर से चुनाव आयोग पे क्या खर्च होता है। चुनाव आयोग 2014 में उसका बजट था 69 करोड़ रुपया, 2020 में उसका बजट हो गया 269 करोड़। यह बजट इलेक्शन कमीशन का बड़ा है। इस देश में चुनाव ही महत्वपूर्ण है, यह मान लीजिए। सरकार चुनाव के लिए जीती मरती है, इसीलिए सारे कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव में ही नजर आते हैं। और चुनाव आयोग को अगर उसका बजट बढ़ाया जाए, सुविधाओं से लाद दिया जाए, सारी चीज दी जाने लगी, उनका अपना वेतन भी बढ़ जाए, अलाउंसेस भी बढ़ जाए, सुविधाएं भी बढ़ जाए, बजट भी बढ़ जाए, तो क्या होगा। तो इस 6 साल में 69 करोड़ से बढ़कर 269 करोड़ पर पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। उसके बाद आइए जो सीबीआई जो अलग अलग जगहों पर पहुंच जाती है जांच करने के लिए, सारा टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे को लेकर जनता के ही अनुकूल काम ना करने की परिस्थितियों को आज समझिए जरा। सीबीआई का जो बजट होता था 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, 443 करोड़, 443 करोड़, लेकिन आज की तारीख में सीबीआई का बजट है 835 करोड़। दुगना हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट को लेकर प्रवासी मजदूर जब पैदल चल रहे थे तब भी लग रहा था कि कोई नोटिस सरकार को वो देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हक में आता है आर्टिकल 21 के तहत कि वो सरकार को कहे कि ये नागरिकों के हक की बात है, आप इनको सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई आवाज नहीं गूंजी थी। प्रवासी मजदूर जो पैदल चल पड़े थे लॉकडाउन के दौर में, और अब किसान आंदोलन का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2014 का बजट था तकरीबन 156 करोड़, 156 करोड़। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का बजट है 296 करोड़, लगभग डबल। इसी 6 साल में उसमें इजाफा हुआ है। होम मिनिस्ट्री जिसके मातहत सभी पुलिसकर्मी आ जाते हैं, और होम मिनिस्ट्री अपने तौर पर कैसे चीजों को प्रभावित करती होगी वो करे ना करे, लेकिन बजट देखिए 2014-15 में उसका बजट था 65,745 करोड़, 65,745 करोड़। लेकिन 2021 का बजट है 1,66,456 करोड़। 1 लाख करोड़ से ज्यादा इस 6 साल में होम मिनिस्ट्री का बजट बढ़ गया। दिल्ली सरकार के भीतर में दिल्ली पुलिस नहीं आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस का बजट भी 850 करोड़ से 1000 करोड़ के पार चला गया। हर चीज का बजट इस दौर में बड़ा है, जिसके जरिए सरकार को यह महसूस लगता है कि हमें इस रूप में इस देश की डेमोक्रेसी को जीना है, और इस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जिस इंस्टीट्यूशंस की तरफ बार बार ये देश देखेगा, वहां पर काम करने वाले लोगों को और काम करने के दौरान उनकी सुविधाओं में इतना इजाफा कर दीजिए जिसके बाद वो तर जाएं और ये कहें कि वाह, इतने शानदार तरीके से हमारा जीवन अगर चल ही रहा है तो फिर मुश्किल क्या है। क्योंकि जब आप इसके भीतर जब झांकना शुरू करेंगे तो हमें लगता है एक चीज़ जरा समझने की कोशिश कीजिए, कितना बजट किस रूप में बढ़ा। और ये लो जो हम आपसे जानकारी हासिल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसमें वह इलेक्शन का खर्चा नहीं है। इलेक्शन का खर्चा अलग से इंक्लूड किया जाता है, जो अलग अलग राज्यों के लिए जो चुनाव की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कहते हैं 2014 में इलेक्शन कमीशन ने लगभग 666 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो प्रचार प्रसार होता है उसमें 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च हो गया। तो चुनाव को ही जीना है, और चुनाव को जब इतना पैसा है तो चुनाव आयोग के पास भी तो इतना पैसा होना चाहिए। इस देश के भीतर में जो आईबी का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो राष्ट्र देश के फेडरल स्ट्रक्चर में कई राज्य कहते हैं हम सीबीआई वाले को नहीं घुसने देंगे, आईबी वाले इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उसके बजट में भी इजाफा हुआ है। वो बजट भी बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है 2,839 करोड़। 2014 में आइएगा तो ये 1,500 करोड़ के लगभग में था, जो आज की तारीख में 2,839 करोड़ हो गया। हर चीज, हर उस इंस्टीट्यूशन का बजट बढ़ा है, लेकिन इस प्रोसेस में पीएसयू का बजट नहीं बढ़ा है। जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां चलती हैं इस देश में, चाहे वो डूब रही हो, चाहे उसको कौड़ियों को मेल बेचने का जिक्र हो रहा हो, उसका बजट सरकार ने नहीं बढ़ाया।
यह अलग मसला है कि उसके जरिए जो डिविडेंड सरकार को मिलता है वह लाभ मिलता चला गया। यानी इस देश के किसानों को लेकर सरकार क्या यह कहना चाहती है कि वो इस देश के नागरिक नहीं, हम उनको अलग ट्रीटमेंट देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश के शहर में रहने वाले लोग अगर ये सोचते हैं किसानों को बहुत रियायत दी जाती है, ऐसा भी नहीं है। चीजें जब ढहेंगी तो एक एक करके हर चीज ढहेगी, और इकोनॉमी को संभालने के प्रोसेस में सरकार अपने टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कैसे करती है, इसकी आखिरी जानकारी यह है कि सरकार के ऊपर, खुद के ऊपर जो सरकार अपने मंत्रालयों पे खर्च करती है और अपने जो बजट पे जो बनाती है, वह डाटा अगर पूरा का पूरा निकालिएगा सरकार की योजनाओं के साथ, तो वह तकरीबन 17.5 लाख करोड़ का निकल कर आता है। सरकार जिन योजनाओं का ऐलान करते चली जाती है और बताती है कि हमने ये खर्च यहाँ पर किया, इस खर्च को इस रूप में यहाँ पर दिखा दिया और ये सुविधाएं हम आपको देंगे, इन सारी बातों का जिक्र जब सरकार करती है तो 17.5 लाख करोड़ का जिक्र सरकार की योजनाओं के जरिए होता है, और उसमें हर चीज़ का जिक्र है। एग्रीकल्चर, सरकार कहती है इसी टैक्स जनता से ही पैसा लेकर, किसान और मजदूर से ही पैसा लेकर कहती है हमने आपको 1,07,000 करोड़ रुपए दे दिया। फर्टिलाइजर पर कहती है 79,000 करोड़ दे दिया। जो पीडीएस सिस्टम चलाते हैं उसको कहते हैं पीडीएस राशन दुकान, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दिया। जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है उसकी भी जानकारी देती है। सारी जानकारी जो इस देश के भीतर में हो रही है, सरकार कोई आपसे पैसा नहीं लेकर, ऐसा नहीं है, आप ही से पैसा लेकर आप ही का काम उसको करना है। लेकिन इस स्थिति में सरकार लेकर जनता को आ गई है, जिससे जनता को लगे कि वाकई सरकार ने अगर सड़क बना दी तो वाह बहुत अच्छा काम किया, बिजली ला दी तो बहुत अच्छा काम किया, और अगर सरकार टैक्स भी बढ़ाते चली जा रही है तो इसका मतलब है कि सरकार वाकई उसमें रफ्तार जी नहीं। सरकार का बजट बढ़ते चला जा रहा है अपना, जो कि लगभग 2010 के उस हिस्से में आइएगा, 10 के खांचे में और 20 के खांचे में आइएगा, यानी 10 साल के भीतर में लगभग सरकार के ऊपर होने वाला खर्च और उसकी योजनाओं पर होने वाला खर्च, जिसमें प्रचार प्रसार भी आता है, वह भी तकरीबन 100% बढ़ गया है। सारा पैसा जनता के जरिए। कोई भी सामान खरीदिए तो एक बार उलट के देख लीजिए उसकी कीमत क्या है और उस पर कितना जीएसटी और वैट लग रहा है, आप समझ जाइएगा। वो मजदूर हो या फिर वह किसान हो, वह 5 सितारा होटल में काम करने वाला शख्स हो या इस देश का सीईओ या इस देश में महानगरों में रहने वाला किसी भी कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, सबकी ट्रीटमेंट बराबर है। कोई भ्रम ना पालिए किसानों को कोई रियायत है। तो फिर आखिरी शब्द, सरकार सब्सिडी नहीं देती है, सरकार टैक्स माफ़ी नहीं करती है, लेकिन इस प्रोसेस में वह कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों को टैक्स में रियायत देती है, खुले तौर पर देती है, और बीते 6 बरस के भीतर में उसने लगभग 12 लाख करोड़ की टैक्स रियायत इस देश के भीतर के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।